और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यू ईयर करीब आ गया है और उससे पहले ही सैलानियों के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है और रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। न्यू ईयर में आने वाले सैलानियों के जोश और जश्न को दोगुना करने वाला है। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, और इसीलिए देश भर से सैलानी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बर्फ की चादर से ढके हुए हैं पहाड़। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से अधिकतर पहाड़ सफेद चादर से ढक चुके हैं और इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश होने का अनुमान है, जबकि 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, ये मौसम विभाग ने कहा है। और जहां सैलानियों के लिए बर्फबारी अच्छी खबर है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये मुश्किल बढ़ा देती है। रविवार को ऊंची पहाड़ियां इलाकों में पूरी तरीके से ढके हुए दिखाई दिए और अधिकतर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। चारों धाम सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, माड़ा गांव और नीति घाटी के गांवों में जमकर बर्फबारी हुई है, जबकि जोशीमठ क्षेत्र में देर शाम बारिश भी हुई है। मौसम में आए दिन बदलाव को मौसम विभाग अपडेट भी कर रहा है और लगातार मौसम बदलने की वजह से कड़ाके की सर्दी हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के लिए तो ये किसी सौगात से कम नहीं है। स्वर्ग जैसा माहौल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी कई मुश्किलें पैदा कर देती है। ये तो बात मौसम की हमने की, अब बात करते हैं सियासत की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रबंधन को लेकर रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा का ये दौरा कई मायनों में खास है। 2022 चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने गढ़वाल रीजन के 41 सीटों को लेकर पार्टी के जिला प्रभारियों, विधानसभा विस्तारक, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ में बैक टू बैक मीटिंग की और बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। भाजपा अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के प्रबंधन के लिए गढ़वाल मंडल के सभी विधानसभा प्रभारी, विस्तारक और प्रवासी कार्यकर्ताओं को 15 दिन का लक्ष्य दिया है। उन्हें 15 दिन के भीतर चुनाव प्रबंधन कर खूबियों और खामियों की रिपोर्ट संगठन को सौंपनी होगी। जेपी नड्डा बैठकों के पहले चरण में गढ़वाल मंडल की पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों की विधानसभा सीटों के जिम्मेदारों से मिलेंगे। तो वहीं बैठक के दूसरे फेज में देहरादून और हरिद्वार की विधानसभा सीटों के प्रभारी, विस्तारक और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक उन्होंने की। बैठक में उन्होंने एक और जहां हर विधानसभा वार ब्यौरा लिया, तो दूसरी ओर आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी वो लगातार ले रहे हैं। निश्चित रूप से यह माताओं के सेहत के लिए और बच्चों के लिए, जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य के जगत में, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और आप लोग जब उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उससे उनका हौसला बुलंद होता है, हम सबका हौसला बुलंद होता है और पार्टी को भी ताकत मिलती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे ही फैसले ले पाते हैं जो जनता के लिए, माताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह महिला सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा उपकरण है और इस महिला सशक्तिकरण के उपकरण में भी आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके इसको एक तरीके से सराहा है, उससे भी हम सबका हौसला बढ़ा। वन मंत्री हरक सिंह रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी मनाने में कामयाब रहे। भाजपा कह रही है कि अब सब कुछ ठीक है, मगर सियासी गलियारों में चर्चा है कि विवाद अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कई घंटे गायब रहने के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत जब सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचे, तो मंजर कुछ ऐसा था। दोनों नेता खिलखिलाकर और ठाके मारकर हंस रहे थे। मीठा लगवा दो, मीठा 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 लगवाइए। सीएम से मुलाकात के बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे।
पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने साथ दिया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो हरक सिंह कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, वो इतनी जल्दी मान गए। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस वीडियो के मायने क्या हैं? क्या हरक सिंह और भाजपा सरकार के बीच जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? हरक सिंह की आदत है कि वो कोई भी बात साफ साफ नहीं बोलते, मगर मुख्यमंत्री की तारीफ तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा भरोसा है मेरा छोटा भाई, जैसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे हमारे कुछ भी लोग, मीडिया के लोग, उन पर कोई भी आरोप न लगाए, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय, जिसके अंदर दिल में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि भाजपा नहीं चाहती है कि उसके घर की लड़ाई सियासी गलियारों तक पहुंचे और विरोधी दल इसका फायदा उठाए, इसलिए वीडियो के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। जानकार कह रहे हैं हरक सिंह भाजपा संगठन और सरकार से बहुत नाराज थे। केंद्रीय नेताओं के दखल के बाद किसी तरह से हरक को मना लिया गया, वरना चुनाव से पहले ही भाजपा में बड़ा सियासी बवंडर होने वाला था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश का दौरा करके पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया, तो वहीं सीएम धामी लगातार जिलों का दौरा करके सौगातों की बारिश कर रहे हैं। वहीं आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे और यहां पर गंगोली हाट में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम जो बताया जा रहा है जनसभा को संबोधित करने का है, लेकिन उससे पहले सीएम हाट कालिका मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम 12 बजे पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। स्थानीय लोगों और साधु संतों ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। रविवार को पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रुड़की में सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे। भाजपा पर जमकर साधा निशाना, लोगों को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने देहरादून में सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। बदहाल व्यवस्था के लिए भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बच्चों से बात कर जानी समस्याएं। रविवार को भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने हल्द्वानी रेलवे रोड पर सुना पीएम की मन की बात कार्यक्रम। राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष पूजा मिश्रा ने कहा कि पीएम ने महिलाओं के हित में उठाए कई कदम। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा पहुंची कर्णप्रयाग। धन सिंह रावत ने लोगों को गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। 2022 में भाजपा की जीत का किया दावा। वहीं यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वैसे राम मंदिर को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है।
रविवार को यूपी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उरई में राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। यूपी की लड़ाई राम मंदिर पर आई। जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। राम नाम की लूट, चुनाव से पहले पूरी छूट। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फिर अपने पुराने दौर में लौट आई है। फिर एक बार चुनाव में राम लला की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि उरई में राम मंदिर पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया है। वो तो राह देख कर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद रुक जाएगा, क्योंकि शाह ने कुछ ऐसी तस्वीर सूबे की जनता के सामने रख दी है। वैसे राम मंदिर और कार सेवकों पर चली गोली को लेकर भाजपा की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि उरई में जहां अमित शाह सत्ता परिवर्तन का डर दिखा रहे थे, वहीं सीएम योगी कार सेवकों पर चली गोली को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साध रहे थे। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाती थी, आज कावड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। वैसे राम नाम की लूट में सिर्फ भाजपा आगे नहीं है, हर राजनीतिक दल इस होड़ में लगा है, क्योंकि बसपा ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की थी। वहीं यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी सबसे पहले मत्था टेकने अयोध्या ही पहुंची थी। लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति करने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल राम मंदिर के निर्माण का है, जिसे उठाकर अमित शाह ने यूपी की राजनीति में राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि जिस राम लहर पर सवार होकर भाजपा ने यहाँ तक का सफर तय किया कि अब राम मंदिर निर्माण फिर से भाजपा को यूपी की गद्दी दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राम मंदिर को लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है दीपा, और अब वक्त है यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का, कि दर्शक ये भी समझ लें कि चुनावी मौसम में कौन से नेता कहां पर पहुंच रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। बिल्कुल जया, क्योंकि ये जानना बहुत अहम हो जाता है चुनाव नजदीक आते आते, क्योंकि चुनावी समर है और ये वही वक्त है जब नेताजी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, रोड शोज होती हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव ही तय करते हैं नेताजी की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बता दें जो अहम दौरे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, और आज प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। दोनों ही जगहों पर जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि प्रतापगढ़ में कांग्रेस के गढ़ रामपुर में खास जनसभा भी है और वहां पर सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, और सीतापुर में जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा बसपा का भी आज कार्यक्रम है। बसपा महासचिव आज गोंडा दौरे पर होंगे और यहां की सुरक्षित सीट मनकापुर में जनसभा कार्यक्रम है, उस जनसभा में वो शामिल होने वाले हैं। बसपा लगातार यूपी की सुरक्षित सीटों पर जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही है, और आज के दिन भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा यूपी चुनाव में ताकत झोंक रही आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सांसद संजय सिंह आज शामली के दौरे पर होंगे, और पश्चिम यूपी में संजय सिंह तिरंगा यात्रा निकालेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं मंडल के दौरे पर होंगे, और यहां वो पिथौरागढ़ जिले में सीएम कालिका मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ साथ गंगोली हाट विधानसभा में कई परियोजनाओं की सौगात भी सीएम देने वाले हैं।
और जानकारी इस बात की भी है कि एक जनसभा को भी सीएम यहां पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा पूरी तरीके से उत्तराखंड चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पूर्व सीएम हरीश रावत खटीमा और उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और इससे पहले देहरादून में कई भाजपा नेताओं को पार्टी की सदस्यता भी वो दिलाएंगे। भाजपा के कई नेता आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम रहेगा। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस वक्त चुनावी मोड में है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं दीपा, और आज जो दौरे हैं उसकी जानकारी मैंने दर्शकों को दी। बिल्कुल जया, क्योंकि हर सियासी दल किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है 2022 के इलेक्शन के लिए, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वो यूपी की बात हम करें या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, जया आ चुकी है तमाम बड़ी खबरें बता करके कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी चिंता न केवल सरकार को है बल्कि चुनाव आयोग को भी हो रही है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य विभाग के बीच हाई लेवल मीटिंग होनी है। ये बड़ी खबर है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही चुनाव आयोग इसके खतरे को लेकर भी मंथन आज करेगा। और आयोग चुनाव प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से सुझाव भी मांगेगा। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है और अब सवाल बड़ा है कि क्या इस तनाव को देखते हुए यूपी का चुनाव टल जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी चुनाव टालने की अपील कर चुका है। ओमिक्रॉन का तनाव, क्या टल जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव? रैलियों की भीड़ दे रही है दावत, क्या आने वाली है तीसरी लहर की आफत? इस वक्त पूरे देश में एक ही सवाल बना हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव वक्त पर होगा या फिर ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए टाल दिया जाएगा। ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस अपील के बाद और ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसमें चुनाव आयोग से कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की अपील की है। अब चुनाव आयोग ने मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए सोमवार को मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन तेजी के साथ पांव पसार रहा है, उससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है और इसके मरीजों की संख्या 422 पर पहुंच गई, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे, क्योंकि रैलियों में उमड़ रही भीड़ ओमिक्रॉन को खुली दावत दे रही है, जबकि आम जनता के लिए तो सरकार ने शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों पर रोक लगा रखी है, लेकिन रैलियों में आने वाली भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि तेरी रैली से ज्यादा मेरी रैली में भीड़ है, इसकी होड़ मची है। इसमें न विपक्ष कम पड़ रहा है न सत्ता पक्ष। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या रैलियों में आने वाली भीड़ पर कोई नियम बनेगा? प्रधानमंत्री जी को या योगी जी को कोई भी उपदेश या गाइडलाइन जारी करने से पहले अपने कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए, गृह मंत्री को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सारे कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। आप जनता से जो अपेक्षा रखते हैं वो अपने ऊपर तो पालन कीजिए। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव टालकर एक नजीर पेश करने की कोशिश की है। कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। यही वजह है कि चुनाव आयोग की होने वाली मीटिंग पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या फैसला होता है। क्या कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए दूसरी लहर से सीख लेते हुए कोई बड़ा फैसला होगा या फिर चुनाव तय वक्त पर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है जया, और ऐसे में आज होने वाली बैठक चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव के साथ जो होनी है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या होगा बैठक से, क्या निकल करके सामने आएगा, ये बहुत अहम है।